यस प्लीज, ये फ्रिक्शन का जो चैप्टर है इसके फॉर्मूले एंड फैक्ट की क्विक समरी हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पार्ट 2 है ये, ब्लॉक एंड स्लैब प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, ये स्लैब है, ये ब्लॉक है, ये फ्रिक्शनलेस फ्लो है, ये रफ है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट µs है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। फोर्स हम इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन ऑफ द टू बॉडीज, या इस पे लगाते हैं या इस पे लगाते हैं। यहाँ हमने इस पे लगाया है, यहाँ इस पे लगाया है, कभी स्लैब पे कभी ब्लॉक पे। फ्रिक्शन इज बैकवर्ड्स ऑन द बॉडी ऑन विच एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जिस पे हमने फोर्स लगाया है उस पे तो फ्रिक्शन ऑपोज ही करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जो दूसरा वाला है ये फ्रिक्शन की दया पे है। ऑन द अदर बॉडी विच इज ऑन द मर्सी ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एट फॉरवर्ड। इसमें कोई फोर्स नहीं है ना, तो नेचर भी इसकी मदद करती है, तो इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड दे देती है। और इसके फॉरवर्ड मोशन के लिए फ्रिक्शन जिम्मेदार होता है, तो फ्रिक्शन मोशन क्रिएट भी करता है। इस पे फ्रिक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन क्रिएट किया है। द मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज ऑलवेज μSmg। चाहे आप फोर्स यहाँ लगाएं चाहे आप फोर्स यहाँ लगाएं, इन दोनों में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो केवल ऊपर वाले के वेट ने जनरेट किया है, इसने इंटरलॉकिंग को प्रेस किया है। तो ये हमेशा स्मॉल एम के हिसाब से फ्रिक्शन जनरेट होता है, मैक्सिमम वाला। अगर स्टैटिक है तो इससे कम होगा। और स्मॉल वैल्यूज ऑफ एफ, जब ये बहुत कम होता है तो दोनों साथ चलती हैं, उस समय कॉमन एक्सीलरेशन होता है, वो एफ अपॉन टोटल मास होता है। इन दिस केस फ्रिक्शन इज लेस देन μSmg, ये मैक्सिमम वैल्यू थी। अगर दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से चल रहे हैं तो ये जो फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, एंड इज इक्वल टू m into a कॉमन ऑफ द अदर बॉडी। पहले आप a कॉमन निकाल लेना, फिर आपने अगर इस पे फोर्स लगाया है तो इसका m into a कॉमन ले लेना, या अगर आपने इस पे फोर्स लगाया है तो इसका m into a कॉमन ले लेना, क्योंकि दूसरे वाले पे जो फ्रिक्शन है केवल वही तो इकलौता फोर्स है। और अगर इसमें एक्सीलरेशन a हो रहा है तो आपको जिस पे और कोई फोर्स नहीं है उस पे सिर्फ फ्रिक्शन ही है, और वो ma के बराबर है। ठीक है, when f is increased, the force, the body on which f is applied can have any acceleration। अगर मैं f बढ़ाता जाऊंगा तो इसका एक्सीलरेशन तो बढ़ के कितना भी हो सकता है, but the other body will have a maximum acceleration। इसमें एक मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है which is due to maximum frictional force μSmg acting on it। इसमें तो एक्सीलरेशन कितना भी हो सकता है, पर इसमें फोर्स फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसमें एक्सीलरेशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वजह से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे काम कर रहा है, उसकी वजह से जो इसमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन पैदा हुआ है वो पूरे सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन। ठीक है, जब दूसरे वाले पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है, तो उस समय जो उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है वो पूरे सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन। तो ये एक्चुअल बातें हैं। अगर हमने ऊपर फोर्स लगाया है तो इस दूसरे वाले का एमपीडी बना है, और उसके एमपीडी में सिर्फ एक ही फोर्स है μs into छोटा mg फ्रिक्शन का, वो इस नीचे वाले के a max से इक्वेट कर दें। इस पे जो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है बस वो यही हो सकता है। इससे इस सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन मैंने निकाल लिया। और अगर पूछता है कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं रिलेटिव मोशन स्टार्ट किए बगैर, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है पूरे सिस्टम का मास। अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं है तो आप इनके मास को ऐड कर सकते हैं, F max is total mass into ये वाला A max। केस 2 में मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब दूसरे वाले का एफपीडी बनाइए, और उसके एफपीडी में जो फ्रिक्शन है जो कि हर बार यही होता है μs into छोटा mg, वो ऊपर वाले के ma max से इक्वेट कर दीजिए। अब ये mm कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये m और m कैंसिल नहीं हो रहे थे। करना तो एक ही काम है कि दूसरे वाले के ma को ऊपर वाले के μmg से हर बार इक्वेट कर दीजिए। इससे जो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन आ रहा है वो है μg। तो मैक्सिमम फोर्स जो आप इस पे लगा सकते हैं विदाउट रिलेटिव मोशन वो है m plus m into a max। अगर एक्सीलरेशन a max से ज्यादा आता है कभी भी, then both move with different acceleration forward direction में। अगर एक्सीलरेशन a max से ज्यादा आ रहा है तो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और तब रिलेटिव एक्सीलरेशन है a1 minus a2, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड जा रहा है और ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। और अगर a लेस देन a max आ रहा है, अगर a लेस देन a max है, उस समय एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का f अपॉन m प्लस m है।
ये स्लैब ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक ब्लॉक है मास 5 kg का और एक ट्रक के रियर में रखा हुआ है। ये ऐसा यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है। म्यू एस इन दोनों के बीच में है 0.3, शायद ये स्लैब है और ये ब्लॉक है। जो ट्रक का इंजन जो फोर्स डेवलप कर रहा है उसी वजह से स्लैब में एक्सेलरेशन हो रहा है। ट्रक में एक्सेलरेशन है, स्लैब में एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच में म्यू एस की वैल्यू है 0.3। कहता आप ब्लॉक पे फ्रिक्शन की फोर्स और उसकी डायरेक्शन बताइए। जब ट्रक का एक्सेलरेशन एक बार इतना, एक बार इतना, एक बार इतना है, जी को आपको हर बार 10 लेना है, राइट। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये तो स्लैब वाला केस है, तो ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फोर्स है वो तो यही है। तो हमेशा ही एसी के वेट से फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब ये इसमें तो इंजन का फोर्स है, ये गरीब है, ये फ्रिक्शन की दया पे है, तो फ्रिक्शन का फोर्स इसमें एक्सीलरेशन पैदा कर रहा है। तो जो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन हो सकता है वो इसमें 3 हो सकता है। अब फिर इधर एक्सीलरेशन 3 से कम है, a इज लेस देन a मैक्स, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसको आगे बढ़, धीरे धीरे ट्रक चल रहा है, जब धीरे धीरे चल रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और जो रिलेटिव मोशन नहीं है, कॉमन एक्सीलरेशन है, अगर आपको इस पे फोर्स चाहिए तो इसका ma, और इस पे फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं, तो इस पे 10 न्यूटन है और वो फॉरवर्ड है क्योंकि तभी तो ये फॉरवर्ड जा रहा है। उससे तो ये, अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो ट्रक भी दूर जा रहा है और ब्लॉक भी दूर जा रहा है। सेकेंड केस में देखते हैं, ट्रक का एक्सेलरेशन इस समय ए मैक्सिमम के बराबर ही है, तो ये तो बाउंड्री कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन है। इस समय जो फ्रिक्शन है वो फिर से m into a ब्लॉक से निकाला जा सकता है। इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसका मास है 5 और इसमें एक्सीलरेशन है 3। ट्रक में जो एक्सीलरेशन है वही अभी ब्लॉक में भी है, तो इस पे फ्रिक्शन का फोर्स है 15 न्यूटन फॉरवर्ड, ये आगे तो जा ही रहा है और अभी भी चिपका चिपका चल रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब थर्ड केस में देखते हैं, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सीलरेशन ट्रक में a मैक्स से ज्यादा है, जो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन हो सकता है उससे ज्यादा है, तो रिलेटिव मोशन होगा, ट्रक तो आगे निकल जाएगा। अब इस पे जो एक्सीलरेशन है वो बस 3 पे कांस्टेंट हो जाएगा। ट्रक का एक्सीलरेशन तो बढ़ता चला जाएगा, पर जो स्लैब है इसका एक्सीलरेशन 3 पे कांस्टेंट रहेगा। ट्रक में तो कितना भी एक्सीलरेशन हो सकता है, उसके इंजन के एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए ट्रक में तो कितना भी एक्सीलरेशन हो सकता है। तो स्लैब जो ब्लॉक है उसमें एक्सीलरेशन अब कांस्टेंट रहेगा और उस कांस्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू ये a मैक्स रहेगी। तो जब ट्रक में एक्सीलरेशन मैक्सिमम से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो रिलेटिव मोशन होगा, ब्लॉक विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड विद मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरे से तो ये दूर ही जा रहा है, ठीक है, मेरे तो से तो ये 3 से दूर ही जा रहा है, जो भी मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन है ना, मेरे से तो ये उस एक्सीलरेशन से दूर ही जा रहा है। तो अगर मेरे रिस्पेक्ट में फोर्स चाहिए तो फिर से m into a 15 न्यूटन, ओके। अब अगर ट्रक के रिस्पेक्ट में बात करें, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक। ब्लॉक में एक्सीलरेशन है 3 मैक्सिमम वाला, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, हाँ इससे कम तो हो सकता है। ब्लॉक में, ट्रक में तो एक्सीलरेशन कितना भी हो सकता है, ब्लॉक में इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम तो हो सकता है। जब ट्रक में एक्सीलरेशन मैक्सिमम वाले से ज्यादा है तो ब्लॉक में बस अब परमानेंटली इतना ही रहेगा, ये इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी 3 है और ट्रक का भी 4 है, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बैकवर्ड जा रहा है। अगर यहाँ खड़े होकर मैं देखूंगा तो ये ब्लॉक पीछे जा रहा है और थोड़ी देर बाद नीचे गिर भी जाएगा। s is equal to half at स्क्वायर में a को a रिलेटिव डाल दीजिए, तब हम वो टाइम निकाल सकते हैं जितनी देर बाद ये ब्लॉक ट्रक से गिर जाएगा। ओके, some results on a body moving on a rough horizontal floor with initial speed u comes to rest। तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन उसमें जो मैक्सिमम हम पैदा कर सकते हैं, म्यू एम जी को एम ए से इक्वेट करेंगे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल रिटार्डेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन के दम पे प्राप्त किया जा सकता है वो है म्यू जी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन या मैक्सिमम रिटार्डेशन जो किसी बॉडी में हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रिक्शन, वो है म्यू जी। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, अगर स्टॉप हो रहा है तो v 0 है,
तो ऐसे यूज पर 2 है और इस चैप्टर में ए यानी म्यू जी। स्टॉपिंग टाइम फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि गाड़ी रुक रही है। u is equal to u minus 80, 0 is equal to u minus 80, t is equal to u by a और u by mu g। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी वो तो रिटार्डिंग फोर्स है m into a और एक्सीलरेशन को हम लिख लेंगे u by t क्योंकि एक्सीलरेशन है बेसिकली m into v minus u by t और इसमें v को 0 डाल देंगे। So the force just sufficient to start sliding on a rough horizontal floor is applied on a body, and same force continues to act forward. Calculate acceleration of the body. तो अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चलाना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम म्यू एस जी होगा, म्यू एस एम जी। और एक बार बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया, रिलेटिव मोशन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा और ये फ्रिक्शन है म्यू के एम जी। तो फोर्स आप लगा रहे हैं वो अभी भी म्यू एस एम जी है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स को एक्सीलरेशन से इक्वेट कर दीजिए, म्यू एस एम जी माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन है म्यू एस माइनस म्यू के इनटू जी। एक्सीलरेशन का भी पिछले डिस्कशन में फॉर्मूला आया था म्यू जी, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। 2 म्यू दिए हैं अगर सवाल में तो म्यू जी की जगह म्यू एस माइनस म्यू के इनटू जी। नेक्स्ट का टिपिकल क्वेश्चन भी ले रहे हैं। ये जो ट्रॉली है इसके साइड में एक मास्ट है और ये इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये गिर सकता है। तो गिरने से बचाने के लिए हम बहुत तेज एक्सीलरेशन से लेकर दौड़ पड़ते हैं। तो हमें मिनिमम एक्सीलरेशन निकालना है ट्रॉली में ताकि ये मास नीचे ना गिरे। ये फ्री है और इस पर फोर्स काम कर रहा है mg। इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो mg है। अब इस पर फोर्स काम करेगा ma इसके कारण और नॉर्मल फ्रिक्शन आएगा ma और ये जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा म्यू ma। ठीक है, तो बस इक्विलिब्रियम के लिए जो फ्रिक्शन है म्यू ma दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अगर mg ज्यादा हुआ तो नीचे गिर पड़ेगा। ये वर्टिकल वाला केस आ गया ना, वर्टिकल केस आ गया, तो ये एक्शन है, यही रिएक्शन है। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये है। n जो है वो हमेशा ये जो सरफेस है कांटेक्ट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मिलता है। तो बस ये कैंसिल हो गया। a should be greater than or equal to g by mu। so a min should be equal to g by mu। इससे कम अगर आपने एक्सीलरेशन से चलाया तो सफिशिएंट फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। इस केस में हमें एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखनी है। ये जो फोर्स है ये मोशन क्रिएट करना चाह रहा है। एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन द टोटल मास दैट कम्स इन मोशन। ये फोर्स मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, इसका नाम है हैंगिंग मास mh। और इस पर जो फ्रिक्शन है वो मोशन को रोकना चाह रहा है और इस पर जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम वाला वो माइनस म्यू इनटू मास ऑफ द टेबल है। इस वाले में जी नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वाले अपॉन टोटल मास mh प्लस m टेबल। अब अगर कैलकुलेशन से एक्सेलरेशन 0 आ जाता है तो हैंगिंग मास इज इक्वल टू म्यू इनटू मास ऑन द टेबल। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। हैंगिंग मास इज इक्वल टू म्यू इनटू मास ऑफ द टेबल, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई तब जब एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। अगर a पॉजिटिव आ रहा है, अगर a पॉजिटिव आ रहा है तो ये भारी है और ये फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा, उस समय के इस पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा। जो भी छोटा वाला फोर्स होता है वही फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब इस पे फ्रिक्शन इसके ये वाली इसके बराबर है, इस टर्म के बराबर है। और अगर a नेगेटिव आ रहा है, a नेगेटिव आ रहा है मतलब ये मास हल्का है, तो ये इसमें इतनी टेंशन क्रिएट नहीं कर पा रही रस्सी कि इसमें ये मोशन क्रिएट कर पाए। तब जो टेंशन होगी वो वही फ्रिक्शन के बराबर होगी। तब जो टेंशन है वही फ्रिक्शन के बराबर है। अगर a कभी नेगेटिव आ रहा है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है। तो इन दोनों में से जो भी छोटा है, इसके एफबीडी में एक फोर्स है टेंशन और इधर है फ्रिक्शन, तो टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अगर कैलकुलेशन से कभी भी a नेगेटिव आ जाए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है, उस समय जो फ्रिक्शन है वो उस फोर्स के बराबर है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है।
और जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है वो है टेंशन, और वो टेंशन है ये mg। अगर ये बड़ा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर ये छोटा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, ये छोटा है, एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, मतलब मोशन नहीं हो रहा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और तब कोई पूछे फ्रिक्शन कितना है, तो जो भी छोटा वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन तो बेचारा छोटा सा फोर्स है, फ्रिक्शन हमेशा छोटा वाला फोर्स होता है। ये क्वेश्चन है, आपसे कहता है सी का मास बताइए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सके। तो फिर वही बात है कि जो टोटल हैंगिंग मास है, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू मास ऑफ द टेबल, और जो टेबल पे मास है वो ma प्लस mc है। बस इस इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। हैंगिंग मास इज म्यू इनटू मास ऑफ द टेबल। म्यू तो उसी के साथ आएगा ना जो मास टेबल पे है, इसके साथ तो म्यू आएगा नहीं। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए हैंगिंग मास इज इक्वल टू म्यू इनटू मास ऑन द टेबल। नेक्स्ट, so the maximum friction of a chain of length L which can overhang from the edge of a rough table। ये रफ टेबल है और यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ L की मान लीजिए ये x है, ये बची हुई लेंथ L माइनस x है, और अगर x एक लिमिट से ज़्यादा भारी हुई तो पूरी चेन को नीचे खींच लाएगी। यहाँ फ्रिक्शन है, इस पर तो फ्रिक्शन काम नहीं करता, वर्टिकल पार्ट पे फ्रिक्शन काम नहीं करता, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट पे फ्रिक्शन काम करेगा। ये हालांकि रफ को टच तो कर रहा है पर इधर से कोई प्रेस नहीं कर रहा, इसलिए फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। फिर से वही बात है, हैंगिंग लेंथ इज इक्वल टू म्यू इनटू लेंथ ऑफ द टेबल, ऐसा हम कह सकते हैं। और इससे x आ जाएगा म्यू l माइनस म्यू x, तो x इनटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू l, और हमें x बाय l निकालना है। फ्रैक्शन तो खैर 1 से छोटा ही आएगा, ये आंसर है। आप पहले कहते थे हैंगिंग मास इज इक्वल टू म्यू इनटू मास ऑफ द टेबल, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो आप बोल सकते हैं हैंगिंग लेंथ इज इक्वल टू म्यू इनटू लेंथ ऑन द टेबल। When a body is projected vertically up to the velocity u, consider air friction. It returns back to the same point with the velocity v. Find a up. जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जब बॉडी नीचे आ रही है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है। फिर v by u यानी ग्राउंड पर वेलोसिटी अपन प्रोजेक्शन के समय वेलोसिटी है, लौटने के बाद की वेलोसिटी है, ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, और ऊपर जाने में कितना समय लगा और नीचे वापस आने में कितना समय लगा, ये केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, और क्योंकि मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन नीचे है, तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों मिलकर रिटार्ड कर रहे हैं, तो नेट रिटार्डेशन अब ज्यादा है, ब्रेक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। जब बॉडी नीचे आ रही है तो मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स है, अब ग्रेविटी इसको एक्सीलरेट कर रही है पर फ्रिक्शन रिटार्ड कर रहा है, तो नेट एक्सीलरेशन आपकी बार थोड़ा कम। ऊपर जब गाड़ी जा रही है तो ब्रेक बड़े पावरफुल हैं, तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी, बॉडी जल्दी रुक जाएगी, और जब ये नीचे आ रही है तो स्लो मोशन में आ रही है तो इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं, ये अप को हम बोलेंगे माइनस जी प्लस ए, ए इज फ्रिक्शनल रिटार्डेशन, ए डाउन इज जी माइनस ए, एक्सेलरेशन थोड़ा कम है। अब v by u will be less than 1, अगर ये लेस देन 1 है, ये क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो थोड़ी कम ही आएगी, ऊपर जाने में भी फ्रिक्शन एनर्जी खाएगा, नीचे लौटने में भी फ्रिक्शन एनर्जी खाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी। ये अगर लेस देन 1 आना है तो फिर आंसर g माइनस ए अपॉन g प्लस ए आएगा, लेस देन 1। और t अप अपॉन t डाउन, तो ऊपर ब्रेक्स पावरफुल हैं तो ऊपर जाने में टाइम कम लगता है, तो इसका भी आंसर यही आएगा, g माइनस ए अपॉन g प्लस ए। ऊपर जाने में टाइम कम लगता है, जरा सा कहीं गाड़ी स्किड हो गई आपकी और आप ऊपर, टाइम कम, और नीचे आने में तो बड़ी मेहनत लगती है, नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगता है। इंक्लाइन प्लेन, अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो डाउन इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, अगर रफ इंक्लाइन प्लेन है और एंगल रिपोज के बराबर है तो बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा भी है और वो म्यू n भी है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है, और यहाँ n यानी mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा। इस तरह से इस समय म्यू हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, और म्यू तो tan लैम्डा होता ही है, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा यानी एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर जनरल केस में बना लूं, जब बॉडी नीचे आने की टेंडेंसी रख रही है तो ग्रेविटी नीचे ला रही है, फ्रिक्शन ऊपर है और ये नेट एक्सीलरेशन है, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, ऐसी इक्वेशन बनेगी। अगर कैलकुलेशन से a 0 आ जाता है तो ये दोनों बराबर हैं,
और दोनों को ही फ्रिक्शन कह सकते हैं। अगर ए 0 आता है तो ये दोनों बराबर हैं और ये भी फ्रिक्शन है और म्यू एन भी फ्रिक्शन है जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा है। अगर एंगल रिपोज से ज्यादा है तो बॉडी खुद एक्सीलरेशन से नीचे आएगी, तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा कैलकुलेशन से। उस समय ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा है वही फ्रिक्शन है। अगर कैलकुलेशन से ए नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये छोटा है। अगर कैलकुलेशन से ये नेगेटिव आ रहा है तो बॉडी रेस्ट पे है और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है, तो जो भी छोटा है अब एक्चुअली वही फ्रिक्शन है। अगर बॉडी चल ही नहीं रही तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो वो फोर्स जो मोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बस उतना ही फ्रिक्शन है। ये इतना मैक्सिमम हो सकता है, हमेशा इतना होता नहीं है। जब थोड़ा सा फोर्स जो मोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो छोटा है तो फिर फ्रिक्शन भी ऊपर छोटा होता है ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। इस सिचुएशन में जब बॉडी रेस्ट पे होती है, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन mg sin थीटा है और उस समय जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है, वो mg sin थीटा और mg cos थीटा का रिजल्टेंट होता है, तो वो mg होता है। जो नेट कांटेक्ट फोर्स है इधर है mg sin थीटा और ये है mg cos थीटा। तो ये तो खैर ग्रेविटी का है, जो फ्रिक्शन जो इसने जो लगाया वो भी mg sin थीटा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना वो mg आएगा, वो बॉडी के वेट की वर्टिकली अपवर्ड्स आएगा। ये तो ग्रेविटी ने लगाया, इसकी बात नहीं कर रहे। इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन लगाया mg sin थीटा, जब बॉडी रेस्ट पे है तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो mg के बराबर है। ओके, एक्सीलरेशन डाउन आउट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ग्रेविटी नीचे ला रही है, फ्रिक्शन ऊपर ले जा रहा है, नीचे आने से रोक रहा है, ये एक्सीलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रहा है। तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से होता है ma। एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन ये होता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ओके, ये g 9.8 है, 10 मान लेते हैं, और ये 1/2 आ रहा है मान लीजिए, तो 5 आया, 5 में से और कुछ कमी होगा तो ये 2.5 2.3 टाइप का कुछ इसका आंसर आता है। अगर एंगल रिपोज से कम भी है और बॉडी को हम नीचे खींच ला रहे हैं किसी फोर्स को लगा के, तब भी फ्रिक्शन, उस समय फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के mg cos थीटा लेते हैं। अगर एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है तो चाहे एंगल की वजह से हो रहा है चाहे आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन म्यू के mg cos थीटा लेते हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन इन n टाइम्स द टाइम इट टेक्स ऑन स्मूथ प्लेन। स्मूथ प्लेन पे से टाइम कम लगता है और रफ प्लेन पे टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसे हाफ टी at स्क्वायर जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t √2 h by a, s दोनों बार सेम है, तो t रफ अपॉन t स्मूथ इज √of a स्मूथ अपॉन a रफ। a स्मूथ यानी g sin थीटा और a रफ यानी ये। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, म्यू इज टू tan थीटा into 1 - 1 by n स्क्वायर। म्यू इधर है और बाकी सब इधर होता है, थीटा बीटा। ये रिजल्ट तब भी सेम आता है जब वो कहता है रफ प्लेन पे नीचे आने के बाद वेलोसिटी vs by n पाई जाती है, रफ प्लेन पे नीचे आने के बाद वेलोसिटी भी कम पाई जाएगी, उस समय भी म्यू और tan थीटा में यही रिलेशन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। A body is projected up a rough inclined plane with an initial velocity u. It returns back to the same point with final velocity v. तो आपको ये चीजें निकालनी है। अभी ये यहाँ तक बॉडी गई होगी और यहाँ से वापस आ गई होगी, तो जाने और आने का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। सिर्फ इन डिस्कशंस में एक ही चीज बराबर है और वो जो लेंथ ऑफ द पाथ है आने और जाने में। फिर टाइम्स की बात करता है, तो चलिए पहले v by u की बात कर लेते हैं। इतना तो पक्का है कि ये लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ऊपर जाने में भी एनर्जी खर्च हो रही है फ्रिक्शन के अगेंस्ट और नीचे आने में भी एनर्जी खर्च हो रही है, तो नीचे काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो नीचे वेलोसिटी कम होगी। और फिर तो बस मुझे पता है, अब फिर वही बात है, s is equal to half a t square, t is equal to under root 2 h by a, तो t proportional to 1 by root a, तो t up upon t down is under root of a down upon a up। तो नीचे आने में तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा है। जब बॉडी नीचे आ रही है ना तो ये एक्सेलरेशन है, और जो रिटार्डेशन है जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी भी रिटार्ड कर रही है और फ्रिक्शन भी रिटार्ड कर रहा है। तो ये आंसर आ रहा है sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। आज भी वो बात वैलिड है कि ऊपर जाने में टाइम कम लगता है,
ऊपर जाने में टाइम कम लगता है, तो यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है। और यही फॉर्मूला वेलोसिटीज के लिए भी लागू होगा। जो टाइम के लिए लागू होगा पूरा रूट के अंदर, आप ये तो इतना तो जानते ही हैं कि वेलोसिटी नीचे कम है, तो आंसर दोनों बार सेम ही आ रहा है। ये ऊपर जाने में टाइम कम लगता है, आंसर में माइनस आएगा। और जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स की बात कर रहे थे, तब म्यू साइन थीटा के साथ आता था। इंक्लाइन प्लेन पे म्यू कॉस थीटा के साथ आएगा, क्योंकि म्यू एम जी कॉस थीटा से आ रहा है ना वो। और वेलोसिटी भी मुझे मालूम है नीचे आने पे कम होगी, तो ऊपर ये आंसर छोटा लाना है, तो माइनस। So that is all. Thank you. Anil Agarwal giving you content from the bestseller book for NEET, Concepts of Competition Physics.